डिफ्रैक्शन के बारे में आपको मालूम है कि अगर किसी सोर्स से इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा हो और इस प्लेन वेव फ्रंट के रास्ते में अगर हम कोई रुकावट इस तरह से रख दें कि इस प्लेन वेव फ्रंट को इस छोटी सी ओपनिंग या रुकावट के क्रॉस से गुजरना हो, तो ये जो लाइट्स की रेज हैं प्लेन वेव फ्रंट है, इस तरह से बेंडिंग शो करता है और बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम हो तो हमारी बेंडिंग या डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और नुमायाँ होती है, लेकिन अगर दो स्लिट्स के दरमियान हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो हमारी जो डिफ्रैक्शन है वो बहुत कम होती है, यानी कि बेंडिंग बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जिस जगह पे हमारे पास जो है वो फासला स्लिट्स के दरमियान बहुत ही कम है, वहाँ पे डिफ्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उस जगह जहाँ पर हमारे पास स्लिट्स के दरमियान फासला बहुत ही ज़्यादा हो। आज इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने लाइट की डिफ्रैक्शन ही फाइंड आउट करनी है थ्रू अ नैरो स्लिट। लेट्स सपोज कि ये वो हमारा सोर्स है जिससे हमारी लाइट ने जो है वो डिफ्रैक्शन शो करनी है लाइट की रेज ने स्लिट में से पास होने के बाद। हमें ये मालूम है कि हमारी लाइट में से कुछ ना कुछ रेज निकलेंगी और इन रेज को जब हम किसी स्लिट में से पास कराएंगे तो हमने कहा था हाइगन के प्रिंसिपल में कि हर वेव फ्रंट जो है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट के तौर पर काम करता है, यानी कि वो सेकेंडरी वेव फ्रंट को भी प्रोड्यूस करता है। ये जो वेव फ्रंट है ये एक्ट करेंगे एज अ प्राइमरी सोर्स और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह से सोर्स को लेने की बजाय सोर्स को इस तरीके से ले लूँ, सोर्स की वेव्स को, कि ये वो दो स्लिट्स हैं जिसमें से हमारी वेव्स ने पास होना है, इस तरीके से ये दो स्लिट्स हैं और इस तरह से मैं वेव्स ले लूँ कि लेट्स सी कि मेरी वेव नंबर 1 है, ये इस पॉइंट से डिफ्रैक्ट होके इस तरह से अपना वे चेंज कर लेती है। सिमिलरली एक और वेव आएगी, वो भी इसी तरीके से करेगी। लेट्स से कि अभी हमारे पास तीसरी वेव आ गई, उसने भी यहाँ पर जाना चूंकि डिफ्रैक्शन हो रही है, और ये हमारी चौथी वेव है जो यहाँ से आएगी और इस तरह से डिफ्रैक्ट हो जाएगी। चूंकि इन चारों वेव्स को इस पॉइंट से इसके अंदर भी लातादाद वेव्स होंगी, यानी कि लातादाद लाइट की रेज हैं जो इस स्मॉल सी ओपनिंग से गुजरती हैं, लेकिन हम लोगों ने आसानी के लिए सिर्फ 4 ही वेव्स कंसिडर किए हैं ताकि इस जो प्रैक्टिकल है इसे आसानी से समझा जा सके। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है जिसके जो है एजेस वो थिन होते हैं और उसका जो सेंटर पार्ट है वो काफ़ी मोटा होता है। अब काफ़ी हद तक हमारा कन्वेक्स लेंस ठीक बन गया। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है जिसमें से लाइट की रेज जो है वो पास करती हैं और ये मर्ज होके एक ही पॉइंट पर जो है वो मिल जाती हैं। लेट्स से कि जब हमारी ये वाली ब्लू वाली लाइन जो है इसमें से पास होगी तो ये एक पॉइंट पर आ जाएगी। सिमिलरली हमारी जो यहाँ पर ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट जब भी इसमें से पास होगी इस कन्वेक्स लेंस से तो ये भी इसके एजेस से टकराने के बाद एक पॉइंट पर जो है वो आकर मिल जाएगी। और इसी तरह से हमारी जो दरमियान वाली लाइंस हैं वो भी जब पास होंगी तो वो भी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी। ये जो पॉइंट है जिस पर ये लाइट की रेज कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद आकर मिलती हैं, ये पॉइंट हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने एक स्क्रीन रखी होती है जिसके ऊपर आकर लाइट की रेज जो है वो मर्ज होके एक पॉइंट पर मिलती हैं और हमें जो है वो डार्कनेस और ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती नजर आती है। यानी कि यहाँ पर भी इसी तरीके से इंटरफेरेंस होती है, कहीं पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और कहीं पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास होती है। क्योंकि हमें मालूम है कि लाइट की रेज जब भी आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो या तो डिस्ट्रक्टिव होती है या वो इंटरफेरेंस जो है वो जो है या डिस्ट्रक्टिव होती है या वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब अगर ये देखा जाए ये तो हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये हमारी रे नंबर, इसे नाम दे देते हैं ए है, ये रे बी है, ये रे सी और ये रे डी है। यानी कि अगर मैं इसे इस तरह से बनाऊं कि ये हमारा क्रस्ट, ये हमारा ट्रफ, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, तो इसका मतलब है इसे क्रस्ट ट्रफ हमें तकरीबन 2 वेवलेंथ लिए हैं, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो 2 लैम्डा है। ये ए वाला पोर्शन है, ये हमारा बी वाला, ये सी और ये हमारा डी वाला, इस तरह से वेव है। तो इसका मतलब है मैं कह सकती हूँ कि अगर ए और सी के दरमियान डिस्टेंस है तो अगर डिस्टेंस की बात करूँ या उनका पाथ डिफरेंस की बात करूँ तो वो λ/2 है। सिमिलरली बी और डी के दरमियान भी जो पाथ डिफरेंस आएगा वो λ/2 आएगा। और ये अगर एक स्लिट है, स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे मैं ये मार्क कर लूँ कि जो डिस्टेंस है ये d है। तो अगर मैं कोई सी 2 वेव के दरमियान डिस्टेंस बताऊँ यानी c और d के दरमियान, तो उस सूरत में ये जो डिस्टेंस है स्लिट्स के दरमियान ये मजीद कम हो जाएगा जो कि d/2 हो जाएगा। और b और d के दरमियान पाथ डिफरेंस की बात करूँ तो वो λ/2 है।
अब अगर मैं इस तरह से करूं कि सपोज कि मैंने अपने पॉइंट डी से जो है एक परपेंडिकुलर गिराया है पॉइंट ए वाली रे पे, इसे मैं मार्क कर देती हूँ कि ये ए है। ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया और इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल ही बनाया होगा इस पॉइंट के साथ। इस पॉइंट से एंगल बनाकर जो है मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराया है। अब कि पूरी 4 वेव्स को कंसिडर करने के बजाय अगर मैं सिर्फ 2 वेव्स लूँ, यानी कि मैं डी से सी तक की ही बात करूँ, सिर्फ इतनी वेव का पोर्शन लूँ, तो मुझे मालूम है कि यहाँ तक जो ई है इसे मैं यहाँ पर एफ मार्क कर लेती हूँ कि मैंने ई का आधा पार्ट लिया और आधा पार्ट नहीं लिया, इसे एफ कह देती हूँ। और ये सी और डी, इस तरह से मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी जिसमें ये लाइन हमारी सी और डी है। इसके बाद जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर गिराया है एफ तक और इस एफ को सी से मिला दिया है। हमने कहा कि हम लोगों ने डी से जो परपेंडिकुलर गिराया है उसने कुछ ना कुछ जो है वो एंगल ही फॉर्म किया होगा और फिर परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर गिरा है। अब अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो ये वो चीज़ है जिसके साथ हमारा एंगल बन रहा है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ये हमारी बेस है और बेस के बिल्कुल साथ वाली लाइन जो ये वाली लाइन होती है इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये वाली चीज़ हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करूँ तो आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वो वाली चीज़ जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो बने उसे हम लोग कहते हैं कि ये साइन थीटा है, यानी कि हमारा जो साइन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने इसलिए लिया है ताकि हम जो है वो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए साइन थीटा की रेशियो इस्तेमाल करते हुए जो है वो पाथ डिफरेंस आसानी से बता सके कि इन 2 रेस के दरमियान जो है वो पाथ डिफरेंस कितना आता है। मैं जो है कोस और टेन की रेशियो भी ले सकती थी, लेकिन इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मुझे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो चाहिए जो कि साइन थीटा में आती है। अब देखा जाए तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो हमारा सी और डी है, ये हमारा सी और डी है और हमारा वो हाइपोटेन्यूज हमारा सी और डी है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सी और एफ है। अब अगर इसे मजीद सॉल्व करें तो हमें मालूम है सी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है, ए से अगर डी तक की बात होती तो वो स्मॉल डी था, लेकिन अब सी से डी की यानी कि 2 रेस के दरमियान हम लोगों ने बात की है जो कि d/2 हो गया। तो मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ कि ये d/2 है और ये सी और एफ है, यहाँ पर साइन थीटा एज इट इज ही। अब हम अगर मैं d/2 को यहाँ पे चूंकि डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके इसे मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि इस तरह से लिखा जा सकता है d/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी और एफ। इस तरह से हमारी ट्राइंगल है ना, आपको याद होगा ये एफ है, ये हमारा डी है, ये हमारा सी है और इस तरह से मैच है। अब हमें मालूम है कि ये हमारा जो था ये एंगल था। हमने कहा कि ये चीज़ हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये चीज़ हमारी परपेंडिकुलर है और इस चीज़ को हम लोगों ने अपनी बेस कंसिडर किया था और हम लोगों ने जो है साइन थीटा की रेशियो लगाई जिससे हमारे पास यहाँ d/2 साइन थीटा आ गया। अब ये d/2 साइन थीटा तक तो बात सही है, लेकिन ये CF क्या चीज़ है? CF जो है हमारा पाथ डिफरेंस है, जो हमें मालूम करना था कि 2 रेस के दरमियान कितना पाथ डिफरेंस है। C और F जो है ये हमारा पाथ डिफरेंस आता है। तो जो नैरो स्लिट है, अगर डिफ्रैक्शन हो थ्रू नैरो स्लिट तो वो d/2 साइन थीटा के इक्वल आ जाती है। और ये जो पाथ डिफरेंस है जिसे हम लोगों ने CF कहा है, ये वाली चीज़ यानी कि ये C और F जो पाथ डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं, इसके दरमियान भी लातादाद वेव्स होंगी, जैसे कि यहाँ से भी एक वेव पास करी, यहाँ से भी एक वेव्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेव्स इस तरह से इनके दरमियान से पास करती हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 4 वेव्स को लिया ताकि आसानी से समझा जा सके। अगर मैं C और F की बात करूँ तो उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो भी λ/2 आता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात की है कि अगर एक वेव मतलब कि एक वेव का अगर क्रस्ट है और अगली वेव का ट्रफ आ रहा है, क्रस्ट ट्रफ और क्रस्ट है, तो जैसे कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे C और F के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आता है वो λ/2 का पाथ डिफरेंस आता है। तो मैं C और F का जो पाथ डिफरेंस से ले सकती हूँ कि ये λ/2 के इक्वल है। तो हमारा जो λ/2 है वो बराबर आ जाता है d/2 और यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा ही आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा इक्वल्स टू d साइन थीटा आ जाएगा।
और अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे, अगर कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को लगाना चाहिए कि n लैम्डा इज इक्वल्स टू d साइन थीटा है, क्योंकि जो हमारा n है कंस्ट्रक्टिव के केस में वो 1 2 3 4 इस तरह से होता है, और अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूँ तो वो n+1 और ये 1/2 इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू d साइन थीटा है। उसके अंदर भी हमारा जो n है वो 0 से लेकर वेरी करता है आगे तक, यानी कि n नंबर्स तक जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। जैसे कि अगर मैं D से लेके A तक की बात करती तो D से A तक जो है वो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा आता है। मीन्स अगर A और D जो है वो आपस में इंटरफेरेंस करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर A और C करें तो इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है λ/2 है, तो λ/2 जो पाथ डिफरेंस है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो डार्कनेस आनी थी। सिमिलरली अगर मैं B और D के दरमियान लेती तो वो भी हमारे पास एक डार्कनेस ही प्रोड्यूस होनी थी, और अगर मैं C और मैं इसके दरमियान लेती, नहीं बल्कि C और इसके दरमियान नहीं बल्कि E और D और A के दरमियान ही लेती तो ये 1 लैम्डा निकलती, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 4 वेव्स को कंसीडर किया था और जो 4 वेव्स हैं वो 2 लैम्डा के इक्वल निकलती हैं। तो कोई सी 2 वेव्स यानी B और D के दरमियान अगर डिस्टेंस लिया जाए तो वो λ/2 है। इसका मतलब है कोई भी इस पूरे के पूरे प्रैक्टिकल में अगर आप एक से ज़्यादा भी वेव्स ले लें तो 2 वेव्स के दरमियान जब भी डिफरेंस आएगा, जैसे C और F जो है हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया, तो इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 ही आएगा। और स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D था, लेकिन हम लोगों ने चूंकि आधी वेव्स कंसीडर की हैं 4 में से 2, तो इस वजह से जो डिस्टेंस है स्लिट्स का वो और कम हो गया जो कि D/2 हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास जो पाथ डिफरेंस है, नैरो स्लिट में से भी अगर लाइट पास करती है तो उस सिचुएशन में भी आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो λ=d साइन थीटा के इक्वल ही आता है। क्योंकि डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन में जो हमारे लैम्डा या पाथ डिफरेंस है वो λ=d साइन थीटा ही आता है, यानी कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो d साइन थीटा के इक्वल आता है। फिर चाहे डिफ्रैक्शन जो है हमारी एक नैरो स्लिट के जरिए हो या इस तरह से हो, डिफ्रैक्शन तो हमारी डिफ्रैक्शन ही रहेगी, चाहे वो एक स्लिट में से हम कराएं या 2 नैरो स्लिट में से कराएं या एक प्रिज्म में से लाइट को पास करा के कराएं। डिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट का बेंडिंग होना, यानी कि लाइट का स्मॉल सी ओपनिंग या किसी रुकावट के अक्रॉस जो है बेंड होने को हम उसकी डिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस केस में हम लोगों ने जो डिफ्रैक्शन है वो थ्रू नैरो स्लिट की थी, और कन्वेक्स लेंस को यहाँ पर इस्तेमाल करने का फायदा ये था कि इसमें से लाइट गुजरने के बाद एक ही पॉइंट पर जो है वो फोकस हो जाती है। इस वजह से हम लोगों को इस प्रैक्टिकल में जो है वो कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये डिफ्रैक्शन था। डिफ्रैक्शन के बारे में है कि डिफ्रैक्शन अगर नैरो स्लिट के जरिए हो तो उस वक्त उसका पाथ डिफरेंस क्या निकलता है, जो कि उस वक्त भी d साइन थीटा के इक्वल ही आता है।